आज बात करते हैं फ्रेडरिक नीचा की किताब ट्वाइलाइट ऑफ द आइडल्स की। ट्वाइलाइट ऑफ द आइडल्स मुझे बहुत पसंद है। इसकी बियॉन्ड गुड एंड ईवल के बाद मुझे जो इसकी बुक सबसे ज़्यादा पसंद है वो ट्वाइलाइट ऑफ द आइडल्स है। ट्वाइलाइट ऑफ द आइडल्स इसके आखिरी सालों की किताब है, यानी इसके पागल होने से 1-2 साल पहले इसने लिखी थी। आप जब नीचा को पढ़ते हैं आप हैरान रह जाते हैं कि यार ये कितना प्रोफाउंड थिंकर था, कितना डीप थिंकर था। और जब आप इसको और डिटेल में पढ़ते हैं तो आप एक बात रियलाइज करते हैं कि इसने ऐसी कोई बात नहीं है अपनी जिससे कॉन्ट्रडिक्ट ना किया हो खुद। बहुत ही नॉन सिस्टमैटिक थिंकर है। यानी और फिलोसोफर्स जो है ना, स्पिनोजा है या हेगल है या कांट है, वो बड़े सिस्टमैटिक थिंकर्स हैं, पूरा सिस्टम है। कार्ल मार्क्स है, इसके यहां कोई सिस्टम नहीं है। ये खुद अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करता है, लेकिन बहुत डीप थिंकर है। देखिए, ट्वाइलाइट ऑफ द आइडल्स, यानी कि ट्वाइलाइट ऑफ द आइडल्स से मुराद मैं ये ले रहा हूं कि जैसे बुतों की शाम आ गई, यानी जो झूठे खुदा हैं, इसके नजदीक तो सभी झूठे खुदा है ना, कोई सच्चा खुदा तो है नहीं। तो ये कह रहा है कि बेसिकली अब तुम लोगों की शाम आ गई है, यानी तुम लोगों का टाइम पूरा हो गया। देखिए, इस बुक पर बात करने से पहले 2-3 चीजें मैं समझता हूं पता होना बहुत जरूरी है। पहली जो चीज जो मैं समझता हूं कि पता होना जरूरी है वो ये है कि फलसफा क्यों शुरू हुआ, यानी फिलॉसफी क्यों शुरू हुई। यानी ऐसी क्या वजह थी कि ग्रीस में लोगों ने फिलॉसफी शुरू कर दी। इसकी भाई कोई तो रीजन होगी ना कि एक कौम ने बैठे बैठे फलसफा करना शुरू कर दिया। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है, यानी सादी सी बात है। मैं कोई मुश्किल बात नहीं कर रहा हूं, ये सबको पता है। अगर आपने फिलॉसफी का कोई एक कोर्स भी किया है तो पहली क्लास में पहले दिन आप लोगों को ये बताया जाता है कि भाई फलसफा क्यों शुरू हुआ, फलसफा क्यों होता है, कोई कौम फिलॉसफी क्यों शुरू करती है। भाई फिलॉसफी शुरू होती है पिछले सिस्टम की कबर पर बैठ के। यानी जो पुराना वर्ल्ड व्यू होता है, जब वो पुराना वर्ल्ड व्यू तबाह होता है ना, तो एक नेशन फिलॉसफी शुरू करती है। ये मशहूर बात है। इसको हेगल की जबान में आउल ऑफ मिनर्वा भी कहते हैं। आउल ऑफ मिनर्वा यानी होता क्या है कि जब देखिए ग्रीस के साथ क्या हुआ था, मतलब जब ग्रीक्स ने फिलोसोफर्स पैदा किए थे ना, उस वक्त एथेंस और ग्रीक पूरा तबाह हो चुका था, फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी। और उनका वर्ल्ड व्यू तबाह हो चुका था, जो पुराना वर्ल्ड व्यू था। इसलिए वहां फिलोसोफर्स पैदा हुए। यानी जब पिछला वर्ल्ड व्यू तबाह हो जाता है तो फिर इंसान बैठ के सोचता है कि अच्छा अब क्या करना है। यानी अगर जूस खुदा नहीं है तो फिर ये हंगामा है, खुदा क्या है, फिर क्या चल रहा है। तो अगर आपको ग्रीक हिस्ट्री का थोड़ा सा पता हो, यानी हुआ क्या था। देखिए, एथेंस जो था ना, एथेंस एक तरीके से पहली सुपर पावर था। यानी पहले तो दुनिया में ना दरियाओं का राज था। जो लोग रिवर्स पे डोमिनेट करते थे वो सिविलाइजेशंस दुनिया पे डोमिनेट करती थी। ये सुमेरियन, बेबीलोनियन और उसके बाद इजिप्ट वगैरह, ये नाइल वगैरह, ये टाइग्रिस और यूफ्रेटिस, ये जो दरिया हैं 2 पुराने, ये इनकी हिस्ट्री है। ये सिविलाइजेशंस अर्ली सिविलाइजेशंस थी। और फिर सिंध दरिया हो गया और दुनिया में फिर एक दौर आया समंदर का। पहला समंदर मेडिटेरेनियन। और अगर आपने देखा हो यूनान का नक्शा, ग्रीस का नक्शा, तो ग्रीस ऐसे पानी के अंदर है, यानी वो आइलैंड्स हैं। तो वो पहले तो कश्ती, जब तक नेविगेशन के इतने ज़्यादा टूल्स नहीं थे, तो ऐसे चलती थी ना कि ज़मीन दिखती रहे। तो वो इन्होंने कश्तियाँ चलाना शुरू करी। तो मेडिटेरेनियन पे एथेंस का राज था भाई। एक तरीके से वो लोकल सुपर पावर थी। लेकिन वहाँ पर पहले तो अच्छे लीडर्स आए, पेरिक्लीज और ये सब, लेकिन बाद में जो उल्टे सीधे लीडर्स आए, अल्सिबाइडीज, और मॉब डेमोक्रेसी आई। बस जंग लड़ेंगे। अब आप कितना लड़ेंगे। स्पार्टा और एथेंस की जंग चली है कोई 27 साल। यानी कि तबाह हो गए दोनों। इसको बोलते हैं यूनान की खुदकुशी। हिस्ट्री में अगर आप पढ़ें तो इसको द सुसाइड ऑफ ग्रीस के नाम से इस इवेंट को जाना जाता है, क्योंकि उसके बाद खत्म हो गया यूनान। यानी पिछले 2500 साल से ग्रीस का क्या कंट्रीब्यूशन है दुनिया में। ये जो दुनिया हमारे इर्द गिर्द में है, इसका क्या, इसमें ग्रीस ने क्या कंट्रीब्यूट किया है। यानी जो डोमिनेट कर रहे थे, जो वर्ल्ड व्यू
सारी फिलॉसफी वहां से शुरू हुई है, लेकिन फिर इतना लड़े कि खत्म हो गए। एक अगर आप मैप देखें तो बस एक ग्रीस नामी एक मुल्क है, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है दुनिया में 2500 साल से, मिट गए। यानी कि ग्रीक सिविलाइजेशन की बस वो 10 किताबें हैं जो हमारे पास हैं। यानी 2 फिलोसोफर्स हैं, अफलातून और अरस्तु, 2 हिस्टोरियन हैं, हेरोडोटस और तुसिडिडीज, 3 ग्रीक ड्रामा राइटर्स हैं जो ट्रेजिडियंस हैं, सोफोक्लिस, यूरिपिडीज और एस्कलस, और एक कॉमेडियन राइटर है एरिस्टोफेनीज, एक वो हिपोक्रेटस जो बुकरात जो डॉक्टर था, एक जेनोफॉन जो हिस्टोरियन भी था और फिलोसोफर भी था, और एक वो जो उनके प्री सोक्रेटिक फिलोसफर्स थे उनके जो फ्रेगमेंट्स पहुंचे। ये 11 किताबें हैं, ये 11 किताबें हैं टोटल ग्रीक सिविलाइजेशन का। यानी मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ, यानी एथेंस और स्पार्टा की जंग के दौर की बात कर रहा हूँ, होमर की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी जो एंड की बात कर रहा हूँ। तो ये 11 किताबें रह गई हमारे पास उस दौर की, होमर की इलियाड वगैरह को हटा के, थियोजेनी वगैरह को हटा के। यानी इतना तो ग्रीक सिविलाइजेशन अपने एंड पर थी, तबाह हो रही थी। ये तो फिजिकली मैंने आपको बताया, यानी वो सिविलाइजेशन जो ईरान को टक्कर देती थी वो आपस में लड़ के बर्बाद हो गई। भाई स्पार्टा भाई एथेंस ठीक है सुपर पावर थी, लेकिन स्पार्टा से आप नहीं जीत सकते भाई। वो जंगजू, वहां बच्चे पैदा ही जंग के लिए होते थे, वहां पर बच्चे पैदा ही जंग के लिए होते थे भाई। उस पहले जमाने के शहरों में ना दीवारें होती थी, स्पार्टा की कोई दीवार ही नहीं थी, वो बनाते नहीं थे। वो कहते थे आओ जिसने लड़ना है आओ 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 हमसे लड़ो। वो पहले बच्चे को मेरे ख्याल 7वें साल से जंग की ट्रेनिंग पे लगा देते थे। खैर, तो यूनान फिजिकली तबाह हो चुका था। यूनान से बना दोनों, स्पार्टा और ग्रीस, और स्पिरिचुअली भी वो लोग खत्म हो चुके थे। यानी उनका अपने मजहब पर, धर्म पर, उसके फॉलोअर्स तो थे, यानी कुर्बानियां हो रही हैं और ये हो रहा है, लेकिन सेलिब्रेशंस हो रही हैं, लेकिन उन्होंने सवाल करना शुरू कर दिए, देखिए यार ये क्या चल रहा है। वो जो उनके माइथोलॉजी थी वो उनको सपोर्ट नहीं कर पा रही थी। यानी एज अ नेशन वो लोग अपनी कहानियों से आगे निकल गए थे, उनको एक नई कहानी चाहिए थी, उनके भूत पुराने हो गए थे। यानी भाई ये जो जूस है, ये जो एथेना है, ये अब जूस जो उनका, यानी जो पैंथियन, जो 12 का पैंथियन है ओलंपियन गॉड्स का, उसका हेड है जूस बड़ा अजीब सा खुदा है भाई। वो अपने बाप के उसने टेस्टिकल्स काट के फेंक दिए कि कहीं उसका कोई और बच्चा ना हो जाए। यूरोनस ने अपने बाप के साथ यही किया था। कोरोना मतलब जूस नीचे आता है, वो बहुत हॉर्नी खुदा है, वो नीचे आके औरतों को प्रेग्नेंट करके चला जाता है, कभी रेप करके चला जाता है, कभी। तो यूनान में ना, ग्रीस में, अगर आपको थोड़ा बहुत ग्रीक माइथोलॉजी का आइडिया हो तो ग्रीक माइथोलॉजी में ये आम बात थी कि जूस नीचे आके औरतों को प्रेग्नेंट करके ऊपर चला जाता था। यानी कि ये जो क्रिश्चियनिटी पैदा हुई है ना, क्रिश्चियनिटी पैदा हुई है यरूशलेम और एथेंस के कॉम्बिनेशन से, यहूदियों के और ग्रीक्स के मिलाप से क्रिश्चियनिटी पैदा हुई है। तो यहूदियों के लिए यह बात नहीं थी कि खुदा का बेटा, यानी खुदा ने एक वर्जन प्रेगनेंसी, यानी ये यहूदियों के लिए ये चीज नहीं थी। लेकिन ग्रीक लोगों में ये बात आम थी। हाँ, हमारा दूसरा आदमी खुदा का बेटा चल रहा होता था। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि यूनानी जो थे वो एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पे थे अपनी सिविलाइजेशन के कि वो फिजिकली और स्पिरिचुअली तबाह हो चुके थे। वो अपने पुराने वर्ल्ड व्यू से उकता चुके थे। तो जब आप पुराने वर्ल्ड व्यू से उकता चुकते हैं, आपका पुराना वर्ल्ड व्यू आपको सवालों के जवाब नहीं दे रहा होता, तो फिलॉसफी शुरू होती है। तो यूनान में फिलोसोफर्स पैदा हुए, समझ रहे? फिलॉसफी यहां से शुरू होती है। दूसरी चीज, दूसरी दफा यूरोप में कब फिलॉसफी शुरू हुई? दूसरी दफा यूरोप में फिलॉसफी शुरू हुई डेकार्ट के टाइम पर। डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिस वगैरह 15वीं सदी 16वीं सदी में। फिर वही हुआ, यूरोपियंस का वर्ल्ड व्यू टूट रहा था। जब इन्होंने बाइबल इनके हाथ में आई है ना, जब पहले तो बाइबल नहीं पढ़ सकते थे ना, मना था, लेकिन जब दुनिया खुली, छापाखाना खुला, बाइबल हाथ में आई, तो यूरोपियंस को एक बात क्लियर हो गई कि फेथ और रीजन
एक साथ नहीं चल सकते। बाइबल को फॉलो कर लो या रीजन को फॉलो कर लो, ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। और अरस्तु के फलसफे से जान छुड़ानी होगी, और ये जो पुराना जो हमारा जो स्कॉलिस्टिक फिलॉसफी उससे पुराना वर्ल्ड व्यू टूट रहा था। साइंस ने, यानी जब न्यूटोनियन मैकेनिक्स आई और पता चला कि अच्छा ये प्लैनेट्स तो मैकेनिकली चल रहे हैं, इसमें कोई इंचेंटमेंट नहीं है, यानी वो जो एक आप समझते थे ना कि आप बीच में हैं और सूरज घूम रहा है, तो एक यानी पूरी कायनात का सेंटर जो है वो अर्थ है। अब फिर पता चला कि हम तो सेंटर के, हम तो तीसरे नंबर, तो एक डिसएंचेंटमेंट सी भी आई। उनको पता चला कि नहीं यार, ये तो एक वर्ल्ड व्यू टूटना शुरू हुआ कोपरनिकस के रेवोल्यूशन के बाद। तो फिर फिलॉसफी शुरू हुई दोबारा। यानी मैंने आपको दोनों मिसालें देके समझाया कि जब पिछला वर्ल्ड व्यू तबाह हो रहा होता है तो फिलॉसफी शुरू होती है। एथेंस में सुकरात और प्लेटो और ये लोग क्यों पैदा हुए कि पिछला वर्ल्ड व्यू टूट रहा था। फिजिकली भी वो तबाह हो गए थे और स्पिरिचुअली भी उनका वर्ल्ड व्यू टूट रहा था। ये जूस वूस, उन्होंने कहा नहीं यार, ये कहानियां पुरानी हो गई। और दोबारा दूसरी दफा जब फलसफा शुरू हुआ 16वीं सदी में, डेकार्ट वगैरह के टाइम पे, इसी वजह से हुआ। उन्होंने कहा नहीं, ये पुरानी कहानियां पुरानी हो गई, ये बाइबल के आने के बाद, साइंटिफिक एडवांसमेंट्स के आने के बाद हमें फलसफा दोबारा से करना पड़ेगा। ये गार्बेज, पिछला वर्ल्ड व्यू हटाओ, नए वर्ल्ड व्यू की तरफ सोचना शुरू करो। तो इसलिए फलसफा शुरू होता है, इस तरह से फलसफा शुरू होता है। इसको हेगल की जबान में आउल ऑफ मिनर्वा कहते हैं। अच्छा, एक बात तो ये जानना बहुत जरूरी थी कि फलसफा कोई कौम क्यों शुरू करती है, फिलॉसफी कैसे शुरू होती है। तो यूरोप में 2 दफा फिलॉसफी शुरू हुई, दोनों दफा जब हुई जब पिछला वर्ल्ड व्यू टूट रहा था। अच्छा, दूसरी चीज जाननी जो जरूरी है इस बुक को समझने के लिए, वो है यानी बीइंग और बिकमिंग का जो मसला है। देखिए 17वीं 18वीं सदी में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई फिलॉसफी में, कयामत की डेवलपमेंट हुई फिलॉसफी में। वो ये हुई कि हिस्ट्री और फिलॉसफी मर्ज हो गए। यानी हिस्ट्री और फिलॉसफी मर्ज हो गए। पहले जो फिलॉसफी होती थी ना, वो होती थी बीइंग की फिलॉसफी, कि जी यानी प्लेटो से लेकर कांट तक बीइंग की फिलॉसफी, कि जी हर चीज कंप्लीट है, मोरालिटी कंप्लीट है, रियलिटी कंप्लीट है, ट्रूथ कंप्लीट है, हम कंप्लीट हैं, हमारी कॉन्शियसनेस कंप्लीट है, हमारा जमीर कंप्लीट है, हमारा हर चीज कंप्लीट है। हम तो बड़ा कोई टॉप चीज थे, हम तो जन्नत में थे, हम तो इधर फंस गए दुनिया में, हम हर चीज। ये फिलॉसफी थी कि इंसान कंप्लीट है, सबसे बेहतरीन बना हुआ है। लेकिन 17वीं सदी में बिकमिंग की फिलॉसफी शुरू हुई कि नहीं यार, हर चीज इवॉल्व हो रही है, हम एक हिस्टोरिकल प्रोडक्ट हैं, हमारी सारी हिस्ट्री हमारे अंदर है। हम वो जो, और इसका सबसे बड़ा इमाम था हेगल की जो फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री है, यही तो है ना कि हमारा जो कॉन्शियसनेस है, यानी एंटायर दुनिया, हेगल के नजदीक तो पूरी यूनिवर्स इवॉल्व हो रही है ना। और ये जो पूरे जमाने की जो गाइस्ट है, जो रूह है, जो स्पिरिट है, उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो इवॉल्व हो रही है और वो फ्रीडम की तरफ बढ़ रही है। तो हर चीज इवॉल्व हो रही है, यानी बिकमिंग का फलसफा शुरू हुआ। ये जो बीइंग का फलसफा था ना कि नहीं जी हर चीज कंप्लीट है, मोरालिटी कंप्लीट है, रियलिटी कंप्लीट है, ट्रूथ कंप्लीट है, हम कंप्लीट है, कॉन्शियस हमारी शऊर कंप्लीट है। नहीं भाई, हर चीज इवॉल्व हो रही है। हेगल के नजदीक आगे जा रही है। अच्छा, हेगल फिलॉसफी और हिस्ट्री का जो मिलाप हेगल ने किया वो तो कमाल था, लेकिन हेगल की यहां हिस्ट्री, हेगल की ना इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। यानी हेगल ये कह रहा है कि भाई ये कॉन्शियसनेस का एक सफर है जिसमें आप एक छोटा सा हिस्सा है, आपका कोई एक्टिव रोल नहीं है। यानी नेपोलियन ने जो सब कुछ किया वो काम उससे ले लिया गया। वो ये जो डिवाइन प्रोविडेंस है, खुदा जो है, वो इस कॉन्शियसनेस को, यानी हेगल के नजदीक, ये प्रोग्राम हेगल पे नहीं लेकिन एक लम्हे को समझा दूं, हेगल के नजदीक जो हिस्ट्री का सफर है ना, ये डिफाइंड है।
आप इसमें एक छोटा सा हिस्सा हो, आपने अपना हिस्सा डालना है बस, आपने कुछ चेंज नहीं कर सकते आप। ये कॉन्शियसनेस जो गाइस्ट की है ये अपने फ्रीडम तक पहुंचेगी। यार एक बात बोल दूं, साइड नोट, डरीडा का जुमला याद आ गया। अच्छा, डरीडा जो था ना, मैं बुरा लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, कुछ फिलोसोफर्स होते हैं जो जरा कमीने होते हैं। एक डेविड ह्यूम और एक याक डरीडा, ये बड़े कमीने थे। यानी जैसे डेविड ह्यूम ने कॉजेलिटी को चैलेंज कर दिया था ना, कि क्या, डेविड ह्यूम बड़ा कॉमेडियन था, इसी तरह डरीडा ने देखिए कुछ फिलोसोफर्स ऐसे होते हैं जो हेगल को बिल्कुल नहीं मानते। जैसे शोपेनहावर था, वो हेगल को शार्लेटन बोलता था। शार्लेटन क्या मतलब करेंगे, जैसे जाली फिलोसोफर। तो डरीडा भी ये कहता था कि देखिए जब दुनिया का वर्ल्ड व्यू चेंज हो रहा था ना 18th सेंचुरी में, जब हेगल काम कर रहा था, तो भाई लोगों ने खुदा छीन लिया था और सेल्वेशन छीन ली थी, निजात छीन ली थी। तो हेगल शाना आदमी था, उसने खुदा की जगह इनको स्पिरिट पेश कर दी, गाइस्ट, और सेल्वेशन की जगह फ्रीडम पेश कर दिया। तो उसने देखा कि क्या मिसिंग है, वो एलिमेंट्स प्रोवाइड कर दिए। खैर ये डरीडा से एग्री करना बहुत मुश्किल है। डरीडा एक कॉमेडियन है बेसिकली, अच्छा, लेकिन था प्रोफाउंड थिंकर था। अच्छा, तो हेगल के नजदीक तारीख एक सफर पे जा रही है भाई, और आप उसका एक छोटा सा हिस्सा है, आप कुछ कर नहीं सकते। ये इसने अपना एक सफर पूरा करना है, यानी, और हेगल के नजदीक ये पूरी यूनिवर्स जो है ना, ये रीजन पर चल रही है, यानी रैशनैलिटी पर चल रही है, और ये पूरी यूनिवर्स बिकमिंग है, बात समझ रहे? और ये सब कुछ रीजन पर हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा काम हुआ 17th 18th सेंचुरी में कि फिलॉसफी हिस्टोरिकल हो गई। पहले ए हिस्टोरिकल फिलॉसफी होती थी कि नहीं सब कंप्लीट है भाई, ये तो कायनात, इससे अच्छी तो कायनात हो ही नहीं सकती, ये तो इंसान से अच्छा तो कोई, यानी एवोल्यूशन नहीं था, या सब बेहतरीन। देखिए साइंटिस्ट ये बात मानते हैं कि इंसान की जो इननेट कॉग्निटिव कैपेसिटीज है ना, वो तो पिछले 50,000 साल में नहीं बदली, लेकिन हमारे अंदर हिस्ट्री भी तो ट्रेवल कर रही है ना। तो मेरे माँ बाप ने जो देखा, उनके माँ बाप ने जो देखा, उनके माँ बाप ने देखा, वो मेरे डीएनए में है। 50,000 साल के आदमी को लाके कंप्यूटर के सामने बिठा दो, वो कुछ नहीं कर सकेगा। आज के दौर के आदमी को, जिसने कंप्यूटर ना देखा हो कभी, वो फिर भी समझने की कोशिश करेगा कि क्या चल रहा है। अच्छा, ये उसको एक आइडिया होगा चीजों का। ये तो हेगल के नजदीक तो ये बीइंग और बिकमिंग, 17वीं 18वीं सदी में बिकमिंग की फिलॉसफी शुरू हुई कि नहीं भाई, हम एक हिस्टोरिकल प्रोडक्ट हैं, ये कायनात एक हिस्टोरिकल प्रोडक्ट है, चीजें इवॉल्व हो रही। हेगल के नजदीक आगे जा रही हैं। नीचा के नजदीक हेगल ने कहा ना ये कायनात आगे जा रही है और रैशनैलिटी पे चल रही है। नीचा ने कहा नहीं, हाँ इवॉल्व हो रही है। नीचा तो सबसे बड़ा इमाम था बिकमिंग का, वो तो बीइंग को मानता ही नहीं था, लेकिन उसने कहा नहीं, जरूरी नहीं है कि हम आगे जा रहे हैं, और जरूरी नहीं है कि ये सब रैशनैलिटी पे चल रहा है। और उसने कहा, हेगल जैसे कहता है ना कि सब पैसे पे आप कुछ नहीं कर सकते, नीचा ने कहा नहीं। नीचा ने कहा भाई हम ड्राइव करेंगे, विल टू लाइफ, विल टू पावर, ओवरमैन, वो हम बताएंगे कि अगला स्टेप क्या लेना है इस दुनिया ने, आगे क्या होगा, कैसे चलेगी। समझ रहे? नीचे की फिलॉसफी बड़ी प्रो लाइफ फिलॉसफी है। नीचा हर तरह के नाइलिज्म से पाक है, हर तरह के पेसिमिज्म से पाक है। नफरत हो गई थी नीचा को शोपेनहावर से एंड में, क्योंकि शोपेनहावर वो उसकी पेसिमिस्टिक फिलॉसफी थी, मर जाओ, जीना तो, पैदा होना तो बेकार है। और नीचा को पेसिमिज्म से नफरत थी, नाइलिज्म से नफरत थी। नीचा प्रो लाइफ था भाई। तो ये दो चीजें मैंने कहा आपको जानना जरूरी है कि फिलॉसफी क्यों शुरू हुई। और दूसरा पॉइंट यह है कि 17th 18th सेंचुरी में, बल्कि नीचा का एक बड़ा अच्छा जुमला है, उसने कहा अब तो ये टाइम आ गया है कि फलसफा तारीख का गुलाम हो गया है। यानी ये जो फिलॉसफी और हिस्ट्री मिक्स हुई ना, यानी बीइंग को छोड़ के बिकमिंग की फिलॉसफी शुरू हुई। यानी बिकमिंग यानी हिस्टोरिकल फिलॉसफी जब शुरू हुई, तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली थी। इन्होंने रियलाइज किया कि भाई हर चीज इवॉल्व हो रही है। हेगल के नजदीक चीजें आगे जा रही हैं और रैशनैलिटी पे जा रही हैं,
और नीचा के नज़दीक नहीं भाई, आगे नहीं जा रही, हो सकता है पीछे भी जा रही हूँ, किधर भी जा रही हूँ, और ज़रूरी नहीं है कि रैशनैलिटी पे ये कायनात चल रही हो। हेगल क्या चीज़ें तभी तो वो फुकुयामा ने किताब लिखी ना, एंड ऑफ हिस्ट्री। यार कभी कभी ना हैरानगी होती है, ये जो यूरोपियंस है ना, मतलब ये समझते हैं कि यूरोप ही दुनिया है, एंड ऑफ हिस्ट्री, यानी जमहूरियत आ गई, जो एंड ऑफ हिस्ट्री, हम ईस्ट में रह रहे हैं, हम पागल। अच्छा, तो एक समराइज कर दूं, आज बुक पे बात हो रही है ट्वाइलाइट ऑफ द आइडल्स। ये समझाने के लिए बहुत जरूरी था कि आपको ये पता हो कि फिलॉसफी कैसे शुरू हुई। दूसरी चीज जो पता होना बहुत जरूरी थी वो ये थी कि 17th-18th सेंचुरी में हिस्टोरिकल फिलॉसफी शुरू हुई, बिकमिंग की फिलॉसफी शुरू हुई। हम लोग बिकमिंग हैं भाई। ये 2 पॉइंट। चले जी, बुक शुरू करते हैं। पहले उसने कुछ एफोरिज्म्स लिखे हुए हैं, छोटे छोटे एफोरिज्म्स। तो एफोरिज्म 1 में कहता है कि सारी साइकोलॉजी की जड़ जो है वो फरागत है। जब इंसान फारिग होता है तो फिर वो साइकोलॉजिस्ट बन जाता है। ये अपने आप को साइकोलॉजिस्ट बोलता था उस जमाने में। तो देखेंगे सारी जो ब्रांचेस है ना, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिनोमिनोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब फिलॉसफी में से निकली हैं। यानी जब ये चीज़ें इतनी मैच्योर हो जाती हैं कि इनको एम्पिरिकल स्टडीज़ में शामिल कर लिया जाए तो फिर ये फ़लसफ़े से अलग हो जाती हैं। वरना साइकोलॉजी भी पार्ट ऑफ फिलॉसफी थी पहले। नीचे हर जगह अपने आप को साइकोलॉजिस्ट लिखता है, था तो ये ट्रेंड फिलॉलॉजिस्ट, लेकिन पहले साइकोलॉजी और फिलॉसफी एक ही हुआ करती थी। जब वो ब्रांच ऑफ स्टडी इतनी मैच्योर हो जाए कि उसमें एम्पिरिकल एविडेंस आप अपने सेंसेस के थ्रू विटनेस कर सकें तो फिर वो साइंस बन जाती है। उससे पहले वो फिलॉसफी रहती है। अच्छा, एक और एफोरिज्म में कहता है, जनाब अरस्तु ने कहा था कि अकेला जिंदा सिर्फ 2 लोग अकेले जिंदा रह सकते हैं, या तो खुदा या फिर जानवर। कहता है कि अरस्तु ये भूल गया कि एक और पॉसिबिलिटी भी है, और वो पॉसिबिलिटी ये है कि एक और शख्स भी अकेला रह सकता है, वो जो जानवर भी हो और खुदा भी हो, यानी कि वो फलसफी हो। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अरस्तु की और एरिस्टोटल की और नीचा की ना एक बड़ी जबरदस्त बात बताता हूं आपको काफी हैरानगी होगी, बहुत हैरानगी होगी आपको। फ्रेडरिक नीचा की नजर में अरस्तु एग्जिस्ट ही नहीं करता। यानी नीचा ने अपनी किसी किताब में अरस्तु पर काम नहीं किया। यानी जैसे प्लेटो की दलीलों पे, प्लेटो से तो बोरो भी बहुत किया है और प्लेटो को गालियां भी बहुत दी हैं, और स्पिनोजा की बातें की है कि स्पिनोजा मेरा प्रीकर्सर था। हेगल की हिस्ट्री के खिलाफ चैप्टर्स पे चैप्टर्स लिखे हैं। अरस्तु की किसी बात पे कोई बात नहीं की, यानी ऐसी पासिंग रिमार्क्स दी हैं, अरस्तु ने ये बोला था वो। लेकिन होता है कि भाई उसको प्रॉपर इज्जत देकर उसको रिस्पॉन्ड करना, अरस्तु को इस काबिल नहीं समझा नीचा ने। मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा कि उसने अरस्तु के खिलाफ बातें की हो। एफोरिज्म 7 में बोलता है कि यार मैं तो आज तक ये समझ नहीं पाया कि क्या इंसान खुदा की सबसे बड़ी गलती है या खुदा इंसान की सबसे बड़ी गलती है। कह रहा है, एक और एफोरिज्म में कहता है, मैंने मिलिट्री स्कूल से यह सीखा था कि जो चीज आपको मार नहीं सकती वो आपको मजबूत बना देती है। एक और एफोरिज्म में कहता है कि आई डिस्ट्रस्ट ऑल सिस्टमेटाइजर्स। देखिए, 2 तरह के फिलोसफर्स होते हैं। एक वो जो सिस्टमैटिक फिलॉसफी करते हैं, अपना पूरा सिस्टम देते हैं। एक वो जो हैपहैज़र्ड फिलॉसफी करते हैं। अच्छा, फिलॉसफी में ना 2 मेन ब्रांचेस हैं, और हमेशा से हैं, और अब तक हैं, 2500 साल से हैं। एक कहलाती है रैशनलिस्ट ट्रेडिशन, जो रैशनलिस्ट लोग होते हैं, जिनको आप अकल पसंद बोल सकते हैं। ये लोग प्लेटो को फॉलो करते हैं, ये लोग कांट को फॉलो करते हैं, ये लोग रीजन को फॉलो करते हैं, ये लोग स्पिरिचुअलिटी पर बिलीव करते हैं, ये लोग आइडियलिस्ट होते हैं कि नहीं एक और कायनात है और जन्नत और इस अपीयरेंस के पीछे रियलिटी है। तो ये रैशनलिस्टिक ट्रेडिशन कहलाती है, आज भी है, प्लेटो से शुरू हुई थी। दूसरी ट्रेडिशन है एम्पिरिसिज्म, यानी तजुर्बा पसंदी,
ये कहते हैं कि नहीं भाई, हम ये दुनिया के बारे में जितना भी कुछ जानते हैं हम अपने सेंसेस के थ्रू जानते हैं। इसका इमाम था एपिक्यूरियस, जो पुराना प्लेटो, यानी यहां प्लेटो था, यहां एपिक्यूरियस था, प्लेटो के बाद का है लेकिन। और ये जैसे ये ट्रेडिशन है ना, रैशनलिस्ट ट्रेडिशन स्पिरिचुअल है, ये मटीरियलिस्टिक ट्रेडिशन है, ये मादा पसंद ट्रेडिशन है। यानी एपिक्यूरियस और उसके बाद ये ब्रिटिश डेविड ह्यूम, जॉन लॉक, ये थॉमस हॉब्स, ये मटीरियलिस्टिक ट्रेडिशन है। ये कहते हैं कि नहीं भाई, हमारे पास ये जो 5 सेंसेस हैं, हम इसी के थ्रू इस दुनिया को समझते हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये जो हमें नजर आ रहा है ना, बस यही है, इसके पीछे कुछ नहीं है, ये मटीरियल ही है, बस रूह नहीं है कुछ इस कायनात की। तो ये दोनों सिस्टमैटिक फिलोसफर है ना, यानी ये भी एक सिस्टम दे रहा है रैशनैलिटी की बुनियादों पर कि एक अगली दुनिया, ये भी एक सिस्टम दे रहा है कि यही दुनिया है। नीचा कहता है मैं हर तरह के सिस्टम देने वाले फलसफियों के खिलाफ हूं। जो भी शख्स सिस्टमैटिक फिलॉसफी की बात करता है ना, वो सबसे बड़ा झूठा है। देखिए आपको एक बात बताऊं, ये बात सच है। जब मैं स्पिनोजा का सिस्टम पढ़ता हूं यार, मैं हैरान रह जाता हूं कि इतना बड़ा सिस्टम देके चला गया, सबूत कोई नहीं है। जब मैं हेगल का सिस्टम पढ़ता हूं, मैं आजकल हेगल का सिस्टम पढ़ रहा हूं, मैंने आपको दिखेगी ये बुक, अरे दिखा देता हूं, ये हेगल की, ये आपको पता नहीं नाम दिखे ना दिखे, हैरिस, S.M. हैरिस, ये हेगल का सबसे बड़ा कमेंटेटर माना जाता है। इसने 30 साल लगा के हेगल की फिनोमिनोलॉजी पर कमेंट्री लिखी है, 30 साल लगाकर। हेगल की जो बुक है ना, फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, अगर दिख जाए तो मैं आपको, ये हेगल की फिनोमिनोलॉजी ऑफ द गाइस्ट, 30 साल लगाकर उसने हेगल की इस किताब को, उसकी कमेंट्री लिख रहा है। तो आजकल मैं हेगल को पढ़ रहा हूं, हेगल के सिस्टम को पढ़ रहा हूं। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि नीचा कह रहा है कि जितने भी सिस्टम गिविंग फिलोसफर्स हैं ना, ये झूठे हैं। आप यकीन करें, ये सवाल मेरे दिमाग में आता है कि यार इतना बड़ा निजाम दे गए भाई, सबूत क्या है? इंसान के पैदा होने से लेकर मरने तक की बातें करके चले गए, ये होगा वो होगा, सबूत कोई नहीं है। तो कह रहा है जो भी आपको सिस्टम देके जाए ना, वो झूठ बोल रहा है। फिर एक और एफोरिज्म में कहता है कि आदमी समझते हैं कि औरतें बड़ी डीप होती हैं, बड़ी प्रोफाउंड होती हैं, और इंसान औरत की डेप्थ को कभी भी नहीं समझ सकता। कह रहे बाबा हकीकत पता है क्या है, औरतें तो शैलो भी नहीं होती। ये औरतों के खिलाफ क्यों ये जुमला इस बुक में लिखने की, क्या इस बुक को फायदा हुआ? मैंने पता नहीं क्यों इसको औरतों से। फिर गुस्ताव फ्लोबेर नहीं है जिसने वो नॉवेल लिखा था मैडम बोवेरी, मेरे फेवरेट नॉवेल्स में से है, फिर उसको भी थोड़ा सा जलील किया क्योंकि वो रियलिस्टिक आर्ट की बातें करता था। और गुस्ताव फ्लोबेयर कहता था कि सारे का सारा आर्ट इम्पर्सनल होता है, यानी मैं और मेरी क्रिएशन दो अलग चीजें हैं। नीचा इस बात को बिलीव नहीं करता था। तो ये कुछ एफोरिज्म्स लिखे हैं इसने इस बुक के शुरू में। अब ये कहानी शुरू होती है, दूसरा चैप्टर है सुकरात के खिलाफ। अच्छा जी, पहले चैप्टर में इसने कुछ एफोरिज्म्स लिख दिए, अब दूसरा बड़ा चैप्टर है सुकरात के खिलाफ। कह रहे जनाब हर दौर में कुछ ऐसे वाइज लोग पैदा हुए हैं जो लोगों को बताकर गए कि जिंदगी कैसे जीनी है। कह रहे इससे पहले कि हम उन लोगों की बातों को एग्जामिन करें, पहले उन लोगों को ना एग्जामिन कर लें कि वो खुद कैसे थे। क्या वो डेकेडेंट नहीं थे? डेकेडेंट कहेंगे नीचे जाने को, डेकेडेंट यानी तनजुली को, यानी नीचे की तरफ जाने को, डेकेडेंस। क्या वो लोग डेकेडेंस नहीं थे? क्या सुकरात ने मरते वक्त यह नहीं कहा था कि मैं एक्लीसीपियस को 2 मुर्गियां ओ करता हूं? कह रहा है मेरा ख्याल है कि ये सुकरात या और भी जो दुनिया के बड़े बड़े वाइज लोग गुजरे हैं, ये सारे डेकेडेंट थे, और डेकेडेंट्स के साथ साथ ये लोग कोई इतने वाइज भी नहीं थे। अच्छा, सुकरात ने ना मरते वक्त ये, आपको थोड़ा सा ग्रीक फिलॉसफी का वो समझा दूं,
ग्रीक माइथोलॉजी में एक खुदा है जिसका नाम है एक्लिसिपियस। वो तंदुरुस्ती का खुदा है। तो जब आप बीमार हो और आप दवाई खाएं, आप इलाज करवाएं, और जब आप सेहतमंद हो जाएं, तो आप पर यह लाजमी था कि आप 2 मुर्गियां कुर्बान करें एक्लिसिपियस के लिए। तो कह रहा है कि यार वो सुकरात जहर का प्याला पी के मरते वक्त यह कहकर गया कि मेरे नाम की 2 मुर्गियां कुर्बान कर देना। कह रहा है वो कितना जलील था, यानी मौत को कह रहा है कि मैं निजात पा गया। यानी समझ रहे हैं, यानी ये प्लेटो के जो डायलॉग्स है ना, प्लेटो के एक डायलॉग है फेडो, प्लेटो का एक डायलॉग है फेडो। हाँ, फेडो की आखिरी लाइन है कि जब सुकरात बिल्कुल मर रहा है ना, तो मरने के बाद जब उसको तो वो मरने से पहले कि भाई मेरी तरफ से 2 मुर्गियां कुर्बान कर देना एक्लिसिपियस के लिए, यानी कि मैं निजात पा गया, यानी कि मैं अच्छी जगह जा रहा हूं, यानी कि मौत जिंदगी से बेहतर है। देखिए, नीचा को हर उस बात से नफरत थी। नीचा का फलसफा है फुल ऑफ लाइफ, विल टू लाइफ। समझ रहे हैं? इस दुनिया को समझो, अगले को छोड़ो। नीचा वो कह रहा है सुकरात क्या डेकेडेंट था, मरने को कह रहा है कि मैं निजात पा गया। कह रहा है कि मैं समझता हूं कि अफलातून और सुकरात यूनान के डिक्लाइन के, यूनान के जवाल के बहुत बड़ी वजह थी। सुकरात और अफलातून का नेगेटिव एटीट्यूड था जिंदगी की तरफ। वो लोग यूनान की तबाही की वजह बने। कह रहा है सुकरात तो लोवेस्ट ऑफ द लो था, यानी सुकरात तो सबसे नीचे का आदमी था। कह रहा है सुकरात बदसूरत था। यानी बदसूरत से मुराद यह है कि अगर आपने सुकरात का बस्ट देखा हो जो मिलता है, तो उसकी बड़ी भद्दी सी नाक है। कह रहा है यूनानियों में तो बदसूरत लोग होते ही नहीं थे, यूनानियों में तो बदसूरत लोगों की इज्जत ही नहीं थी। इतना बदसूरत आदमी तो यूनानी हो ही नहीं सकता। इसको सुकरात से बहुत नफरत थी। क्या वो यूनानी था? कह रहा है आमतौर पे जिन लोगों को दिमागी तौर पर बहुत ज्यादा नरिशमेंट नहीं मिली होती ना, वो बदसूरत होते हैं। तो मेरा ख्याल है सुकरात जरा ऊपर वाला उसका चेंबर सही नहीं था, तभी वो इतना बदसूरत था। कह रहा है मैंने एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट को यह कहते हुए सुना है कि मॉन्स्टर इन द फेस, मॉन्स्टर इन द माइंड, यानी जैसी घटिया शक्ल वैसे घटिया दिमाग। तो उसका घटिया शक्ल थी, घटिया दिमाग भी होगा। कह रहा है आमतौर पर जो क्रिमिनल टाइप के लोग होते हैं ना, वो बदसूरत होते हैं। कह रहा है मेरा ख्याल है सुकरात भी बदसूरत ही था। कह रहा है उसके बड़े अल्टीरियर मोटिव्स थे, बड़े को उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा था। कह रहे हैं यानी सुकरात साहब ये कह के चले गए कि आप नेक जिंदगी गुजारें, खुश जिंदगी गुजारें, तो ये अक्लमंदी है। हमें रीजन में उलझा के चले गए, हमें अकल में उलझा के चले गए। रीजन की फैकल्टी, यानी ये तो यूनानियों की फैकल्टी नहीं थी, ये तो यूनानियों की पूरे तरीका जिंदगी की मुखालिफ में वो बात करके चला गया। कह रहे यार मैं तो यही सोचता रहता हूं कि यूनानियों का टेस्ट डायलेक्टिक्स की तरफ कैसे चला गया। यानी डायलेक्टिक्स ये सुकरात का एक तरीका था ना, यानी डायलेक्टिक्स से मुराद ये कि सुकरात सामने वाले को बिठा के बैठ जाता था। अच्छा, पहले मैं डायलेक्टिक्स का मजाक उड़ाने के बजाय सीरियसली आपको बता देता हूं डायलेक्टिक क्या होता है। देखें, ये जो प्लेटो के सारे डायलॉग्स हैं ना, ये प्लेटो के जो सारे डायलॉग्स हैं, इनमें अच्छा प्लेटो ने तो लिखे हैं, लेकिन इनमें बातें कर रहा है सुकरात। सुकरात सामने वाले को लेके बैठ जाता है, उस सामने वाले से सवाल करता है। अच्छा, और सवाल जवाब सवाल जवाब सवाल जवाब। सुकरात ये कहता है कि इस प्रोसेस के जरिए हम लोग ट्रांसेंड हो जाएंगे और हम रियलिटी तक पहुंच जाएंगे इस डायलेक्टिकल प्रोसेस के जरिए। ठीक है। अब ये नीचा कह रहा है कि ये साले ये
कैसे यूनानियों को डायलेक्टिक्स में फंसा गया? कह रहा है ये डायलेक्टिक्स का तरीका वहां के अमीरों का तरीका नहीं था, नोबल्स का तरीका नहीं था, ये वहां के चमारों का तरीका था। कह रहा है सुकरात वॉज अ क्लाउन। और कह रहा है मैं इस बात पर हैरत करता हूं कि सुकरात एक ऐसा क्लाउन था जिसको लोगों ने सीरियस लिया, यानी वो ऐसा मस्खरा था जिसको लोगों ने संजीदा ले लिया। कह रहे भाई जिस कॉन्सेप्ट को आपको प्रूव करना पड़ जाए ना, तो उसकी क्या हैसियत है? डायलेक्टिक्स करके प्रूव कर रहे हैं। इंसान डायलेक्टिक्स जब करता है जब उसके पास और कुछ होता नहीं है करने को, सबूत साबित करने को। कह रहा है ये जो सोक्रेटिक आयरनी थी ना, अब ये मॉब रिजेंटमेंट थी। सोक्रेटिक आयरनी पता है किसे कहते हैं? यार सोक्रेटिक आयरनी आपको बाजारी जबान में समझाऊं किसे कहते हैं। हम पहले जमाने में ना, पुराने जमाने में इंडिया की फिल्में देखते थे, तो वो लोग जॉनी लीवर वाले गोविंदा के जमाने में ना, अब तो मैंने फिल्में नहीं देखी, बहुत अर्सा हो गया, उसमें वो एक जमान सब बोलते थे येड़ा बन के पेड़ा खाना, इसको बोलते हैं सोक्रेटिक आयरनी। तो अब क्या करता है, ये जितने भी आप डायलॉग्स उठा लें ना, जितने भी आप डायलॉग्स उठा लें, इसमें सुकरात किसी को लेके बैठ जाएगा और उसको बोलेगा यार आपको तो इतना पता है, आप तो इतना जानते हो, सारा दीन तो आपके पास है, सारा इल्म तो आपके पास है, जरा ये बताना जरा इसका क्या होता है। अब सामने वाला भारी आएगा कि अच्छा भाई मुझे इतना आता है, तो सामने वाला फौरन से बताएगा ये तो ये होता है। और सुकरात कहेगा नहीं ये तो नहीं होता। और अब थोड़ा सामने वाला वो होगा कि अच्छा पहले इतनी इज्जत दी और मेरे जवाब को माना नहीं। खैर फिर वो दूसरी ट्राई करेगा कि नहीं नहीं हाँ सॉरी मेरे ख्याल से ये होता है। सुकरात नहीं ये तो नहीं होता यार, आप तो इतना जानते हो, मुझे पता है आपको पता होगा, बता नहीं रहे हो मुझे। यानी कि येड़ा बन के ना, इसको बोलते हैं सोक्रेटिक आयरनी, कि सामने वाले को जलील करे जाओ ना, मतलब। तो कह रहा है ये जो सोक्रेटिक आयरनी थी ना, ये अवाम का रिवॉल्ट था अमीरों के खिलाफ, नोबल्स के खिलाफ। देखिए नीचा जो था ना, ये अमीर गरीब बहुत करता है, नोबल्स को बहुत इज्जत देता है, ऊपर के लोग बड़े लोग, इसके यहां कुछ लोग बड़े होते हैं कुछ लोग छोटे होते हैं, और ये यूनानी कल्चर में आम बात थी। सुकरात किसी डायलॉग में किसी गरीब बच्चे को लेकर नहीं बैठा, समझ रहे हैं? अरस्तु कहकर गया है कि भाई कुछ लोग पैदा ही गुलामी के लिए होते हैं, तो वो वहां गुलाम मतलब इंसान को बड़ा छोटा समझते थे वो लोग। तो कह रहा है ये जो सोक्रेटिक आयरनी थी ना, ये गरीबों ने अमीरों से बदला लिया था। ये साला सुकरात सिलोजिज्म से चाकू मारता था लोगों को। सिलोजिज्म यानी सुकरात की जो सिलोजिज्म समझते हैं ना, जो अरस्तु ने जो लॉजिक। कह रहे ये डायलेक्टिक्स वॉज द ओनली फॉर्म ऑफ रिवेंज फॉर सोक्रेटिस, यानी ये बदला लिया उसने। एक और पैराग्राफ में लिखता है सोक्रेटिस वॉज ऑल्सो अ ग्रेट एरोटिक। देखें ये बात, अब ये बात तो है, मतलब काफी सारे डायलॉग्स में वो, अब जैसे एक डायलॉग में वो लड़के के साथ बैठा है, अब वो लिख रहा है कि प्लेटो लिखा प्लेटो ने है, लेकिन सुकरात बोल रहा है कि वो बच्चा आके बैठा तो उसकी ना शर्ट थोड़ी सी ऐसे खुली हुई थी, तो मुझे उसका सीना नजर आ रहा था और मुझे बड़ा अपने आप को कंट्रोल करने में मुश्किल हुई। और तो नीचा कह रहा है कि फलसफे की किताब में तुम ऐसी एरोटिक बातें लिख रहे हो। कह रहे हैं असल में उस जमाने में एथेंस तबाह हो रहा था, हर चीज डिजेनरेट कर रही थी। वो कौम जो अपने इंस्टिंक्ट्स पे जीती थी, उनकी इंस्टिंक्ट्स अनार्की में थे। सुकरात साहब समझे कि अच्छा जी मैं इस तबाही से बचा सकता हूं यूनान को, और उन्होंने एक ऐसी कौम जो अपनी इंस्टिंक्ट्स पर जीती थी उसको वो रैशनैलिटी पकड़ा के चले गए कि नहीं जी अकल पे जियो, सोचो। सुकरात साहब समझे कि रीजन जो है वो सबसे बड़ा सेवियर है, हमें रीजन, हमें अकल आके बचा लेगी। और यूनान चूंकि उस वक्त तबाह हो रहा था, उनको तो तिनके का भी सहारा चाहिए था, तो उन्होंने सुकरात की बातें पकड़ ली और यूनान जो था वो रीजन में डूब गया, अकल में डूब गया। उन यूनानियों को लगा कि जैसे सुकरात एक बहुत बड़ा डॉक्टर है। सुकरात यूनानियों की सबसे बड़ी गलती थी। सुकरात ने
उनको बोला अपने इंस्टिंक्ट्स को छोड़ दो। देखिए इंस्टिंक्ट्स जो है ना, इंसान के भूख, नफरत, मोहब्बत, खूबसूरती, जो इंसान के बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं उस पर जीना, ड्राइव, ये यानी जैसे समझ, जैसे रूसो कहता था ना कि हम, जैसे सिगमंड फ्राइड कहता था कि यार इस सिविलाइजेशन ने तो हमें तबाह कर दिया, हम कंट्रोल, ये नहीं करो, वो नहीं करो, वो नहीं, अपने इंस्टिंक्ट्स पे तो हम जी नहीं रहे, तभी तो हम वो उस तरह से नहीं जी रहे हैं जैसे हमें जीना चाहिए। तो नीचा भी यही कह रहा है ना कि वो हमें रीजन पकड़ा के चला गया, अकल पकड़ा के चला गया। तो कह रहा है कि बस ये यूनानियों ने सुकरात को पकड़ लिया और नीचे की तरफ जाना शुरू कर दिया। देखिए आपको एक बात बताऊं, अब ये एक मिनट को इस बुक से साइड पे करके, बातें तो बहुत सारी दिमाग में आई हैं, चले एक बात बताता हूं आपको। जो बहुत बड़े बड़े प्लेटोनिस्ट है ना, जो अफलातून के बड़े बड़े रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो अफलातून को 50-50 साल से पढ़ रहे हैं, मैंने उनको ये कहते हुए भी सुना है कि अफलातून ने सुकरात के साथ वही किया जो सेंट पॉल ने जीसस के साथ किया था। अच्छा जी, अगला जो चैप्टर है वो है रीजन के खिलाफ। भाई रीजन यानी अकल के खिलाफ ना, अकल के खिलाफ अल्लामा इकबाल ने भी बहुत बातें की हैं। यानी कंपेयर टू इश्क, अल्लामा इकबाल ने इश्क और अकल में जो मवाजना किया है उसमें इश्क को बहुत आगे रखा है और अकल को उतना आगे नहीं रखा। यानी वो जो पुराना वो जो मौलाए रूम का, यानी वो जो तसव्वुफ का जो एक इश्क है ना, यानी अल्लामा इकबाल के यहाँ मतलब आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी ना, एक जिहाद भी मिलेगा और तसव्वुफ भी मिलेगा। तो यानी इब्ने तैमिया भी मिलेंगे आपको, इब्ने अरबी भी मिलेंगे आपको। तो बहुत है तसव्वुफ और इश्क वगैरह, यानी अकल के खिलाफ बहुत, जैसे वो मौलाए रूम है ना कि इश्क आमद, अकल खुद आवारा शुद्ध, शम्स आमद, शम्मा खुद बेचारा शुद्ध। यानी कि इश्क जो है वो सूरज है और अकल जो है वो एक शम्मा है, एक कैंडल है। यानी इश्क इतनी बड़ी चीज है कंपेयर टू अकल। तो ये नीचा में और अल्लामा इकबाल में ये बात तो कॉमन है, दोनों ने अकल के खिलाफ। यानी अल्लामा इकबाल ने कहा ना कि गुजर जा अकल से आगे कि ये नूर चरागे राह है, मंजिल नहीं है। यानी अकल को इज्जत दी कि इसकी इज्जत है, लेकिन ये सिर्फ चरागे राह है, यानी आपको रास्ता दिखाने के लिए जो लाइट जली हुई होती है ना, ये वो है, ये मंजिल नहीं है, इश्क मंजिल है। देखिए अकल के खिलाफ मसला ये ना कि इंटेलेक्चुअल को अपने वक्त के हिसाब से बात करनी चाहिए। अब अगर कोई कौम वहां पहुंची नहीं है तो आप उसको अकल के खिलाफ, भाई अगर मैं जाके पाकिस्तान में पोस्ट मॉडर्निस्ट आइडियाज की बातें शुरू कर दूं कि भाई साइंस ना पढ़ो और तो उसका नुकसान होगा। हम अभी वहां पहुंचे ही नहीं है। तो अब पता नहीं अल्लामा ने जो अकल के खिलाफ बोला उसका पाकिस्तान को फायदा हुआ कि नहीं हुआ, ये तो जो हिस्टोरियंस है वो बताएंगे। लेकिन खैर अल्लामा में और नीचा में ये बात कॉमन है, भाई दोनों अकल के खिलाफ है। खिलाफ से मुराद यानी अकल को, सिर्फ अकल को फैकल्टी नहीं मानते, दूसरी जैसे ये अल्लामा इकबाल इश्क की बात करते हैं, ये इंस्टिंक्ट्स की बात करता है। ये कहता है जनाब, अब जो अगला चैप्टर है अकल के खिलाफ, उसमें बोलता है कि ये जो हमारे फलसफी है ना सारे, इन लोगों में कोई हिस्टोरिकल सेंस नहीं है। ये लोग बिकमिंग के कॉन्सेप्ट को नहीं समझते। देखिए मैंने आपको बीइंग और बिकमिंग का कॉन्सेप्ट समझाया था ना, तो ये कह रहा है ये इनको बिकमिंग के कॉन्सेप्ट से नफरत है। ये लोग समझते हैं कि इवॉल्व होना कोई बुरी बात है। ये लोग किसी बीइंग को ढूंढ रहे हैं, खुदा को बीइंग भी बोलते हैं ना, और वो उनको मिल नहीं रहा, और उनको यह भी समझ में नहीं आ रहा कि उनको क्यों नहीं मिल रहा, ये राज उनसे क्यों छुपाया हुआ है। भाई अगर कोई खुदा है तो सामने क्यों नहीं आ रहा, उनको ये समझ में भी नहीं आ रहा। तो वो अपने सेंसेस से नफरत करते हैं, यानी जो अपनी जो 5 सेंसेस है ना, क्योंकि खुदा दिख नहीं सकता, सुनाई नहीं दे, छू नहीं सकते, तो अपने सेंसेस से और अपनी बॉडी से नफरत करते हैं। बस अपनी अकल से उनको इश्क हो गया है।
अकल से उनको इश्क हो गया है। ये लोग अकल को बचाने के लिए अपने सेंसेस से नफरत करते हैं और सेंसेस के जो सबूत हैं उनको फॉल्सिफाई करते हैं, उनको बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, अरे मैंने गलत देखा होगा, ऐसा नहीं है, मुझे गलत आवाज आई होगी, ऐसा नहीं है। कह रहे वो जो हेराक्लाइटस था ना, यूनानी प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर, बिल्कुल सही करके गया था कि भाई यही दुनिया है, कोई जन्नत वन्नत नहीं है। कह रहे हमने अब तक साइंस में जितनी तरक्की हासिल की है वो अपने सेंसेस के ऊपर ही तो करी है, सेंसेस के सबूत, सेंसेस का डेटा, सेंसेस के थ्रू ही तो अपने जो 5 हमारी सेंसेस हैं, छूना, देखना, हम उसी वक्त उस एविडेंस को तस्लीम करते हैं जब हमारे सेंसेस उसको तस्लीम करते हैं। कह रहे ये लोग पता नहीं कौन सी सुपीरियर वैल्यूज की बातें करते हैं, बीइंग, एब्सोल्यूट बीइंग, गुडनेस, ट्रूथ, परफेक्शन। भाई ये चीजें इवॉल्व हुई होंगी ना, शुरू से थोड़ी होंगी। नहीं नहीं, ये चीजें पहले दिन से होंगी, सेल्फ कॉज्ड होंगी। कह रहे पता नहीं भाई कौन से खुदा को ढूंढ रहे हैं। खुदा का तसव्वुर तो बहुत ही एक खाली सा तसव्वुर है कि जैसे उसने सब कुछ बनाया है वो सबसे रियल बीइंग है। कह रहा है असल में ये जो बीइंग का मसला है ना, बीइंग का मसला, ये हम अपने आप को ऊपर बनाने के लिए करते हैं ना, हम तो बड़ी चौड़ी चीज है भाई, हमें तो किसी बड़ी चीज ने बनाया है, हम तो कहीं जन्नत में रहते हैं। अबे दुनिया का हम तो कहीं गलती हो गई, हमारे दादा परदादा से हमें दुनिया में भेज दिया, हम तो बाबा किसी छोटी चीज ने नहीं बनाया, हमें सबसे बड़ी चीज ने बनाया है, और हम तो अशरफुल मखलूकात है, हम छोटी चीज है, हम जन्नत में होते थे। तो ये हम अपने आप को ना खुश करने के लिए ऐसी बातें करते हैं। नीचा कह रहा है कि भाई मैं बिकमिंग पे बिलीव करता हूं, बीइंग पर बिलीव नहीं करता। कहता है कि रीजन सबसे बड़ा गंद है जिसने हमें फंसा दिया है, और मैं ये तसव्वुर नहीं मानता कि ये अपेरेंट दुनिया है, इसके पीछे एक रियल दुनिया है। अच्छा जी, उसके बाद एक छोटा सा चैप्टर है जो थोड़ा शायराना टाइप का है। नीचा शायर भी तो था ना, काफ़ी जगहों पे इसने शायरी भी करी है। तो ये चैप्टर में बोलता है कि जन्नत कहाँ खो गई, यानी हमारी जो जन्नत थी, वो हकीकत जो थी, वो अफसाना कैसे बन गई। कह रहे भाई पहली स्टेज ये थी कि जन्नत में हम रहते थे, जन्नत हमारी थी। फिर ये हुआ कि जी जन्नत हमसे छिन गई, लेकिन हमें कहा गया कि वो अटेनेबल है और हमसे उसका वादा किया गया कि हम अगर ये करेंगे तो हमें जन्नत मिलेगी। फिर कह रहे हैं कि हमें कहा गया कि नहीं जन्नत आपको मिलेगी, लेकिन हम साबित नहीं कर सकते कि जन्नत है कि नहीं है। फिर कहने लगा कि जन्नत सिर्फ एक उसका तसव्वुर ही रह गया। फिर अगली स्टेज ये आई कि जन्नत का तसव्वुर भी हमें उस तरह से अब कंफर्ट नहीं देता, और वो तसव्वुर जन्नत का बेमानी हो गया है। और फिर हमारे पास जब जन्नत नहीं रही तो फिर हमारे पास क्या रहा, हमारे पास ये दुनिया रही, ये दुनिया हमारी जन्नत है। मैंने आपको बताया ना नीचा फुल ऑफ लाइफ है, फुल ऑफ दिस वर्ल्ड है। तो वो कह रहे हैं वो जन्नत को भूल जाओ, ये असल दुनिया जो है ये हमारी जन्नत है, इसको जन्नत बनाओ। अच्छा जी, अब नीचा साहब फरमाते हैं कि मोरालिटी जो है ना, यानी ये जो लोग मोरल कोड लेकर आते हैं ना, आपको मोरालिटी सिखाते हैं कि ये अच्छा है ये बुरा है, जो मोरल कोड है वो नेचर के खिलाफ है। नीचा कहता है कि अब तक जितने भी मॉरल मॉन्गर्स आए ना, यानी जो लोग भी मॉरल कोड लेकर आए ना कि भाई ये करो ये ना करो, ये मॉरल कोड है, ये लोग इस नियत के साथ आए कि इंसानों के पैशंस को खत्म किया जाए। इंसानों के जो पैशंस है ना, जो जज्बात हैं, जो इंस्टिंक्ट्स हैं, जो ख्वाहिशात हैं, जो पैशन है इंसानों का, उसको कत्ल किया जाए। कह रहा है क्रिश्चियन चर्च ने तो खुले अल्फाजों में इंसानों के पैशंस के खिलाफ जंग करी। यानी चर्च को यह सोचना चाहिए था कि किसी तरह इंसानों के पैशंस को ब्यूटिफाई करें, स्पिरिचुअलाइज करें, डिफाइड करें। ठीक है कि जज्बात से कभी कभी गलतियां भी हो जाती हैं, पैशन से, इंस्टिंक्ट से कभी कभी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप स्पिरिट को बिल्कुल ही दबा के रख दें।
यानी आप जो जिंदगी की जड़ है उस पर हमला कर दें, जो जज्बात हैं, जो ख्वाहिशात हैं, जो पैशन हैं, जो इंस्टिंक्ट्स हैं, उनको ही मार दें। चर्च ने तो ये किया। देखिए, नीचा किया ना, स्पिरिट की बहुत अहमियत है, रूह की, सोल की बड़ी अहमियत है। यानी ये वो वाला सोल नहीं है, वो जो इमोर्टल सोल होता है ना, वो मेटाफिजिकल, वो नहीं, यानी इसी दुनिया में। यानी नीचा की यहाँ जो सोल है वो रूह नहीं है, वो इमोर्टल रूह जो पाइथागोरियन है, जो हिंदू मजहब में भी है, मुसलमानों में भी इमोर्टल सोल है, वो उस सोल की बात नहीं हो रही। ये सोल जो आपके पैशंस, आपके इंस्टिंक्ट्स, आपके जज्बात, ख्वाहिशात का जो सेंटर है, उसको वो स्पिरिट कह रहा है। भाई आप अपने इंस्टिंक्ट्स को मॉडरेट करें, अपने पैशंस को कंट्रोल करें, लेकिन ये थोड़ी कि दबाई दें, खत्म ही कर दें। जैसे मिसाल के तौर पे सेक्स है, यानी कि क्रिश्चियनिटी में तो सेक्स तो मना है भाई, सेक्स तो बीवी के साथ भी तकरीबन मना है। क्रिश्चियन मोरालिटी में सेक्स को बहुत क्यों भाई, वो इंसान की इंस्टिंक्टिव नीड है, आप उसको स्पिरिचुअलाइज करें। नीचा कह रहा है स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ सेंजुअलिटी इज कॉल्ड लव, यानी कि जो आपकी जिस्मानी ख्वाहिशात हैं उनको आप स्पिरिचुअलाइज करें, उसको लव कहते हैं। कह रहा है मेरे नजदीक वो शख्स बहुत अमीर है जिसके अंदर इंस्टिंक्ट्स की जंग चल रही है, ख्वाहिशात की, जज्बात की, मुख्तलिफ इंस्टिंक्ट्स की, इधर जाना है कि इधर जाना है, जिसके अंदर एक लावा पकड़ा है ख्वाहिशात का, ये करूं, ये करूं, ये ना करूं, ये ना करूं। जो वो आदमी बहुत, कभी भी ये नहीं सोचो कि मुझे सोल ऑफ पीस ऑफ द सोल मिल जाए, नहीं भाई, पीस नहीं, अंदर अपने एक तबाही बचा के रखो। नीचा कहता है ऑल मोरालिटी इज नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म कहते हैं ये जो नेचुरल वर्ल्ड है, यानी एक है सुपर नेचुरल, यानी मेटाफिजिकल जो हवाई बातें, एक ये नेचुरल वर्ल्ड है। कह रहे ये पूरी दुनिया मोरालिटी है भाई, मुझे क्यों आके कोई सिखाएगा कि ये करो ये ना करो, ये पूरी दुनिया मोरालिटी है। इंस्टिंक्ट्स मेरे मुझे मोरालिटी सिखाते हैं, बेसिक इंस्टिंक्ट्स। कोई आके मुझे ये ना बताए दाओ शैल, दाओ शैल, दाओ शैल यानी वो जो 10 कमांडमेंट्स है ना, दाओ शैल नॉट कोवेट द वाइफ ऑफ दाई नेबर। 10th कमांडमेंट है ना ये यार। वैसे 10th कमांडमेंट में ये ना कि दाउ शैल नॉट कोवेट द वाइफ ऑफ द नेबर, यानी आप अपने बराबर वाले की जो पड़ोसी है उसकी बीवी को कोवेट नहीं करेंगे। कोवेट कोवेट कहते हैं कि भाई जेलिस होना कि यार क्या खूबसूरत बीवी है, और उसकी ख्वाहिश रखना कि उसके पास से हट जाए मेरे पास आ जाए। और इसी कमांडमेंट में गायों, भेड़ों, बकरियों, कुत्तों, गधों का भी जिक्र, यानी कि आप अपने बराबर वाले की बीवी, गधे, घोड़े, मतलब कुत्ते, बिल्ली, इनको कोवेट नहीं करेंगे। यानी अल्लाह माफ करे, बीवी को इन एसिड्स के साथ काउंट किया गया है। ओल्ड टेस्टामेंट बड़ी मजेदार बुक है। कहता है कि भाई ईसाई मजहब जो है ना वो जिंदगी के लिए जहर है, कह रहा है। और शोपनहावर साहब जो कहकर गए हैं कि द डिनायल ऑफ द विल टू लाइफ, यानी इंसान के अंदर जीने की ख्वाहिश ही नहीं होनी चाहिए। कह रहा है वो पागल है, वो बहुत पेसिमिस्ट आदमी है, वो बहुत डिजेनरेटिव आदमी है। एक जमाने में ये शोपनहावर के बड़े आशिक हुआ करते थे। कह रहा है जो भी मॉरलिस्ट होते हैं ना, ये करो ये ना करो, दाउ शेल्ट, जो इस तरह के जो मॉरलिस्ट माजी में आए हैं, कह रहा है उन लोगों पे बिलीव ना करो। वो लोग क्या चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं कि सब इंसान उनके जैसे हो जाएं, इन देयर ओन इमेज। ये बाइबल का पुराना जुमला है कि मैंने इंसान को अपने इमेज पे बनाया, तो उस जुमले का मजाक उड़ा रहा है कि उनके जैसे हो जाएं। कह रहा है हकीकत यह है कि इंसान मुख्तलिफ होते हैं, तभी तो अच्छे लगते हैं। सुबह होकर सारे एक लाइन में लग जाए, एक जैसे हो जाए, एक जैसे काम हो, वो कौन सी खूबसूरती है। तरीका यह है कि सब मुख्तलिफ हों, सब अपने हिसाब से जिए, सब ये मुख्तलिफ रंग हैं, ये अच्छे लगते हैं। कह रहा है कि वो जो होते हैं ना मॉरलिस्ट, ये करो ये ना करो, ये सेंट पॉल का और मेरा ख्याल है प्लेटो का मजाक उड़ा रहा है कि वो लोग क्या करते हैं कि वो एक इंसान का एक ढांचा बनाते हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए परफेक्ट इंसान, और वो अपने आप को परफेक्ट इंसान समझते हैं और लोगों के सामने अपने आप को पेश करके बोलते हैं एके होमो। अब एके होमो जो है ना, ये लैटिन वर्ड है, ये समझाऊं, ये
बाइबल में इस्तेमाल हुआ है, यानी पोंशियस पायलट ने जब हजरत ईसा को संसार करने का फैसला किया था तो उनको सबके सामने खड़े करके कहा था एके होमो, कि देखो इस आदमी को। तो यहां पे नीचा कह रहा है कि वो शख्स अपने आप को प्रेजेंट करता है एके होमो, कि देखो इस आदमी को। नीचा ने अपनी जो बायोग्राफी लिखी ना, उसमें उस बायोग्राफी का नाम उसने रखा एके होमो। उसके बाद अगला चैप्टर है जिसका नाम है 4 गलतियां। नीचा कहता है कि हम लोग क्या करते हैं कि कॉज को इफेक्ट से मिक्स कर देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। हम कहते हैं कि देखो यार वो शख्स कितना नेक है, इसीलिए वो खुश है। नीचा कहता है ऐसा नहीं है, बात उल्टी है। वो खुश है इसलिए नेक है, वो खुश है इसलिए वो चालाकियां नहीं करता, छोटी छोटी चालाकियां नहीं करता, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी मामला उसके अच्छे हैं, उसको चालाकियों की जरूरत नहीं है, वो पकड़ा नहीं गया, इसलिए आपको लगता है कि वो नेक है। अगर उसके हालात भी बुरे होते तो वो भी वही चालाकियां कर रहा होता जो दूसरे लोग कर रहे होते हैं। यानी ये कहना कि वो नेक है इसलिए वो खुश है, ऐसा नहीं है। वो खुश है इसलिए वो नेक है। तो पहली गलती तो हम ये करते हैं। दूसरा कहता है कि हम लोग क्या करते हैं, फॉल्स कॉजेस ढूंढते हैं। फॉल्स कॉजेस से मुराद ये है कि हम लोग कहते हैं यार ये मेरी विल ने चाहा, मेरी ईगो ने सोचा, मेरी स्पिरिट कह रहा है ये कुछ नहीं होता। विल, ईगो, स्पिरिट, हम एक फिजिकल बीइंग हैं। हमारे अंदर कोई इनकॉर्पोरियल चीज नहीं है, रूह नहीं है कोई। हर चीज हमारे अंदर हार्मोन्स हैं, हमारे अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, पूरा जो हमारा सिस्टम है न्यूरॉन्स का, उसमें जो पूरा करंट जा रहा है, हमारे हार्मोन्स, हमारे जो सारा फिजिकल हमारा फिजियोलॉजिकल सेटअप है ना, हम सब कुछ इसकी वजह से करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीजें करने के मजबूर हैं, हमारे पास फ्री विल नहीं है, और फिर हम एक झूठे कॉज बना लेते हैं कि अच्छा यार मेरे दिल ने चाहा, मेरी रूह ने सोचा, मेरी स्पिरिट ने बोला, मेरी ईगो ने चाहा। ये कुछ नहीं है, कह रहा है ये हम हमारे पास फ्री विल। भाई तीसरा एरर ये, पहला एरर क्या था कि हम कॉज और इफेक्ट को मिक्स कर देते हैं। दूसरा क्या था कि दूसरा एरर ये था कि फॉल्स कॉजेस बनाते हैं, यानी हमारा जिस्म हमसे कुछ करने का डिमांड करता है और हम फिर उसको सेटिस्फाई कर देते हैं कि मेरी ईगो ने चाहा होगा, मेरे स्पिरिट। कह रहे ये सब कुछ नहीं होता भाई, हमारी फिजियोलॉजिकल डिमांड्स हैं। तीसरा वो कह रहा है हमारे पास फ्री विल नहीं है। कह रहा है हमारे पास फ्री विल कुछ नहीं है, सारी चीजें हमारे अंदर हमारे जो केमिकल सेटअप है, बायोलॉजिकल सेटअप। अब मुझे भूख लग रही है, अब इसका मैं क्या करूं? ये क्या फ्री विल है? मेरे पास भूख है, मेरे अंदर एक सिस्टम है जिसकी वजह से मुझे भूख लगती है, मैं इसको कैसे रोकूंगा? कौन सी फ्री विल? मैं खाऊंगा। और चौथा कह रहा है, चौथी गलती जो हम करते हैं, यार ये क्या प्यारा इस बुक का हिस्सा है, कह रहे हैं हम लोग इमेजिनरी कॉजेस ढूंढते हैं। कोई चीज होती है, हम उसकी वजह ढूंढने की कोशिश करते हैं, और कुछ ना भी हो तो इमेजिनरी कॉज अज्यूम कर लेते हैं। क्योंकि जब हम जैसे नीचे कुछ गिरा तो मैं सोच लूंगा अच्छा इसकी वजह से गिरा होगा, एक इमेजिन कर लूंगा कॉज कि अच्छा ये हुआ होगा तो वो आवाज आई थी। इस तरह से एक कॉज इमेजिन करने से ना मेरा डिस्कंफर्ट खत्म हो जाएगा। क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी ये है कि जब हमारे दिमाग में कुछ अननोन होता है ना तो हमें डिस्कंफर्ट रहता है, तो हम उस अननोन से जान छुड़ाने के लिए एक झूठा इमेजिनरी कॉज घड़ लेते हैं। अच्छा बिल्ली गुजरी होगी तभी वो पतीला गिरा होगा, कुछ बना लेते हैं जो हमारे माजी में पहले कभी हुआ होगा, उसको इस अननोन से जोड़ के अननोन खत्म करके कॉज एक इमेजिनरी कॉज बना लेते हैं ताकि हमें सुकून आ जाए। क्योंकि हमारे दिमाग को अननोन पसंद नहीं है, अनएक्सप्लेन्ड पसंद नहीं है। तो क्या होता है कि हम इमेजिनरी कॉज बनाकर इजी हो जाते हैं कि अच्छा ये हुआ होगा, तो फिर हम असली कॉजेस को ढूंढना छोड़ देते हैं। हम लोग उन कॉजेस के आदी हो जाते हैं, असल कॉजेस को ढूंढना छोड़ देते हैं कि वो पतीला क्यों गिरा था। क्योंकि हमारा दिमाग नहीं चाहता कि कुछ चीजें अननोन हो, वो हमें अनकंफर्टेबल रखती हैं। हम लोगों को और जो माजी में पहले कॉजेज हो चुके होते हैं ना, उनसे चीजों को जोड़ना हमारे लिए आसान हो जाता है, हम उसको इजी लेते हैं, हमारे लिए वो ज्यादा बेहतर है ना कि हम नए कॉजेज जाके ढूंढें। हम
पुराने कॉजेज यूज कर लेते हैं, उसमें हमें ज्यादा आसानी होती है। और फिर ये कॉजेज हमारे बड़े होते चले जाते हैं, ये पूरा एक सिस्टम बन जाता है, हमारी आदत बन जाती है इमेजिनरी कॉजेज ढूंढना। इसी तरह से क्रिश्चियनिटी भी एक इमेजिनरी कॉज है कि भाई ये दुनिया कहां से बनी, उसके लिए हमने क्रिश्चियनिटी का एक कॉज गढ़ लिया। और जब हम उस सिस्टम को बड़ा कर लेते हैं, वो इतना बड़ा हमारे दिमाग में एक इमेजिनरी कॉज हो जाता है कि सब कुछ उसके आगे पानी हो जाता है। हम कुछ नए कॉजेज ढूंढने की कोशिश, रियल कॉजेज ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते। और वो जो हमने अपने दिमाग में कॉज ढूंढ लिया होता है ना, बड़ा कॉज, वो फिर हमारा एपिस्टेमोलॉजिकल रोड ब्लॉक बन जाता है, हमें नई चीजें, नए रीजंस ढूंढने के लिए तैयार ही नहीं करता। ये झूठे जो हमने कॉजेज गढ़ लिए ना अपने दिमाग में, इससे हम सुकून में रहते हैं। और ये झूठे कॉजेज हमें होपफुल रखते हैं, और हम असल कॉजेज जानने की कोशिश नहीं करते। ये जो पूरा जो हमारा मजहब का सिस्टम है, ये एक इमेजिनरी कॉज हमने बनाया हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद एक चैप्टर है जिसका नाम है द इंप्रूवर्स ऑफ मैनकाइंड, यानी कि अब तक जितने भी लोग आए जो ये कहते थे कि हम ह्यूमन काइंड को इंप्रूव करेंगे। मैं कह रहा है उन लोगों की नीयतें ठीक नहीं थी। वो जो आते हैं ना कि जी हम मोरालिटी लेकर आए हैं, हम ह्यूमन काइंड को इंप्रूव करेंगे, कह रहा है असल में होता यह है कि वो इंसानों को भेड़ बकरियों की तरह ब्रीड करना चाहते हैं, टेम करना चाहते हैं, इंसान की जो एनिमल इंस्टिंक्ट्स हैं उनको दबाना चाहते हैं। इंसानों को इंप्रूव नहीं करना चाहते, वीक करना चाहते हैं। यहां पर नीचा जो लॉ ऑफ मनु है, मनु स्मृति हिंदुओं की, उसमें बहुत डिटेल में जाएगा कि वो जो 4 दर्जे हैं इंसानों के, कि भाई इंसानों को दर्जा कर दो, उनको उसमें लिमिट कर दो कि भाई ये तुम्हारी ये रोल है, तुम्हारा ये रोल है, तुम्हारा ये, कह रहे हैं इस तरह से ना इंसानों को क्लासिफाई कर दो कि भाई तुम्हारा यहां से यहां तक डोमेन है। वो पूरा बताएगा कि ऊपर वाली जो रेस है उसका ये रोल है, दूसरी रेस का ये रोल है, पूरा बताएगा कि बेसिकली जितने लोग भी मोरल इंप्रूवर्स बनकर आते हैं ना, वो इंसानों को क्लासिफाई करके उनको भेड़ बकरियों की तरह उनके दर्जे बंदी करके चले जाते हैं। कह रहा है लेकिन एक बात बड़ी अच्छी है, ईसाइयत में इंसानों के दर्जे नहीं है। मतलब अब हिंदुइज्म से ऊपर ला रहा है ईसाइयत को। एक बात अच्छी है, कम से कम ईसाइयत में हिंदुओं की तरह दर्जे नहीं है इंसानों के। ईसाइयत में सब चंडाला है। ईसाइयत में सब चंडाला है। अच्छा, बड़ा लिखा है इसने ना कि जिस तरह से मनु स्मृति में वो जो निचली जात के लोग हैं उन पे कैसे कैसे जुल्मों का लिखा गया है, और ये रो कह रहा है। और मैं ये जुमला पढ़ के हैरान हुआ। कह रहे हैं कि ईसाइयत में कोई इंसानों के दर्जे नहीं है, ईसाइयत में सब चंडाला है। चंडाला यानी जो निचली जात से भी नीचे कुछ होते हैं जिनको चंडाला बोलते हैं। अगर आपको चंडाला का मतलब जानना है, आप मेरी पहली जो मैंने वीडियो बनाई थी ना नीचा पे, उसको देखिए। उसके बाद इसने बहुत सारे 25-30 पेजेस में जर्मन कौम की डिक्लाइन का जिक्र किया है। वो इररिलेवेंट है इस डिस्कशन के लिए। अरे भाई इररिलेवेंट क्या है, मतलब ये मैं कौन होता हूं ये बोलने वाला। वो जुमला ही सुना ही होगा ना आपने नीचा का, आई लॉस्ट माई अम्ब्रेला। इस जुमला पे कितनी जंग हुई थी। लोगों ने कहा यार वो उसने कहीं लिख दिया क्या, आई लॉस्ट माई अम्ब्रेला, इसका ये मतलब थोड़ी है कि ये उसकी किताब में। लोगों ने कहा नहीं भाई, ये जुमला उसकी किताब में जाएगा, क्योंकि वो एफोरिज्म ही तो लिखता था, वो वन लाइनर ही। तो आपको क्या पता कि उसने असली मसला बयान किया है या किताब के लिए लिखा है ये जुमला। आई लॉस्ट माई अम्ब्रेला, तो ये जुमला आज नीचा की किताब में मिलता है। अच्छा जी, उसके बाद नीचा ने अपने दौर के उस दौर के जो राइटर्स थे उनके ऊपर लिखा। अब यहां आर्ट के बारे में नीचा ने लिखना शुरू किया, तो वो मैं बयान नहीं करूंगा। जैसे टी.एस. एलियट पे लिखा, जॉर्ज एलियट पे लिखा, और गुस्ताव फ्लॉबेयर पे लिखे कुछ पैराग्राफ। उसके बाद डार्विन के खिलाफ लिखा। उसने कहा नहीं भाई, मैं डार्विन मानी, ये तो मैं मानता हूं कि इंसान इवॉल्व हुए हैं, लेकिन ये नहीं मानता कि इंसान की जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो ताकतवर होता है, जो मजबूत होता है, जो स्ट्रांग होता है, वो सर्वाइव करता है। कह रहा है ऐसा नहीं है। इंसानों में जो कमजोर होता है ना, जो थर्ड क्लास होता है, जो बिल्कुल ही मरदूद होता है, निचली होता है, वो सर्वाइव करता है इंसानों में। यानी डार्विन को उल्टा कर दिया। कह रहा है जो वीक होता है ना वो सर्वाइव करता है। डार्विन ने कहा था ना स्ट्रांग सर्वाइव करता है, नीचा ने कहा नहीं, जो वीक होता है वो सर्वाइव करता है। क्योंकि वीक जो होता है ना उसमें इंटेलिजेंस होती है, अकल होती है, और वीक ज्यादा होते हैं
तो ये लोग ग्रुप बना लेते हैं और ताकतवरों को, जो नस्ल, देखिए मुझे ये बातें करना अच्छा नहीं लगता कि ताकतवर नस्ल और कमज़ोर नस्ल, लेकिन मैं सिर्फ बयान के तौर पे बता रहा हूँ। मैं तो समझता हूँ कि सारे इंसान बराबर हैं। कह रहा है ये जो कमज़ोर लोग होते हैं, ताकत जिनके पास नहीं होती, छोटे लोग होते हैं, ये बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये लोग ताकतवरों को कंट्रोल कर लेते हैं और फिर ये लोग सरवाइव करते हैं। तो इंसानों का जो अच्छा हिस्सा होता है ना, ताकतवर हिस्सा, ब्रिलियंट हिस्सा, वो सरवाइव, पैशन वाला हिस्सा, वो सरवाइव नहीं करता। ये अकल जिनके पास ज्यादा होती ना, वो सरवाइव कर जाते हैं। क्योंकि जो ताकतवर लोग होते हैं वो अपनी इंटेलिजेंस यूज नहीं करते, और जब वो नहीं करते तो उनके पास इंटेलिजेंस कम होना शुरू हो जाती है। तो जो निचला तबका होता है उनके पास इंटेलिजेंस बहुत होती है, उनको साजिश करना भी आती है, उनके अंदर सब्र भी ज़्यादा होता है, उनके अंदर स्टेल्थ, यानी स्टेल्थ कहते हैं कि छुप करके अपना प्लान बनाना, ये सब भी ज़्यादा होता है। जाहिर भी नहीं करते, प्लानिंग करके वो ऊपर वालों को दबा लेते हैं और इंसानों की कमज़ोर नस्ल आगे बढ़ती है। कह रहा है यार मैं तो हैरान होता हूं, मुझे तो क्रिश्चियनिटी और प्लेटोनिज्म एक ही चीज लगती है। प्लेटो यानी, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि क्रिश्चियनिटी सीधा सीधा प्लेटो, बहुत कुछ बोरो किया है क्रिश्चियनिटी ने प्लेटो से। कह रहे अगर एथेंस में खूबसूरत लड़के नहीं होते ना, बहुत सारे खूबसूरत लड़के नहीं होते, तो साला प्लेटो की फिलॉसफी हमें नहीं मिलती। ये बात सही है ना कि प्लेटो के डायलॉग्स में बहुत सारे वो छोटे लड़कों को लेके बैठ जाता था, अमीरों के, और फिर वो थोड़ा सा एरोटिसिज्म भी है प्लेटो के डायलॉग्स में ना, मतलब वो लड़कों के हुस्न पे लिख रहा है। अब जैसे सिंपोजियम है, उसमें जो जिस इश्क का जिक्र हुआ है वो मर्दों को जो लड़कों से इश्क है, उस इश्क का जिक्र हुआ है ना। तो यहां पर उस पर टॉन्ट भी कर रहा है कि वो क्योंकि उसको बच्चे पसंद थे तो वो निकल जाता था शहर में और बच्चे को लेके अपनी ठरक भी पूरी कर लेता था और फलसफा भी कर लेता था। तो कह रहा है कि ये उसकी इरोटिसिज्म में से निकला है, ये उसका फलसफा। कह रहा है मैं तो हैरान हूं यार, मुझे तो प्लेटो कहीं से भी ग्रीक नहीं लगता था। मैं हैरान हूं कि कैसे प्लेटो बेवकूफ बना गया पूरे एथेंस को। कह रहा है जनाब, अगले पैराग्राफ में कहता है कि साहब मैं तो बहुत परेशान हूं जो लोग ये व्यंजन बेचते हैं ना कि आर्ट में मोरालिटी होनी चाहिए, आपकी आर्ट में कोई सबक होना चाहिए। कह रहा है यार टू हेल विद मोरालिटी। कह रहा है मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आर्ट पर्पसलेस होना चाहिए, नहीं, उसमें पर्पस होना चाहिए, लेकिन मोरालिटी नहीं चाहिए आर्ट में। मैं ये नहीं कह रहा हूं आर्ट पर्पसलेस हो या मीनिंगलेस हो, नहीं, लेकिन मोरालिटी को ना घुसेड़ो आर्ट में। आर्ट हमें बहुत कुछ देता है, आर्ट हमें स्टिमुलेट करता है, आर्ट हमें स्ट्रेंथन करता है, आर्ट प्रमोट करता है, आर्ट कंसोल करता है, आर्ट कथारसिस करता है हमारा। ये आर्ट के बहुत सारे पर्पसेस हैं, लेकिन उसमें मोरालिटी को ना घसेड़ो। जैसे वो टॉल्स्टॉय था ना, उसको आर्ट और मोरालिटी मिक्स करके खेलता था वो। इसके बाद जनाब एक जुमला आता है नीचा का, जो मेरा ख्याल है कि नीचा का सबसे मशहूर जुमला है, हर बुक में लिखा होता है किसी भी बड़े आदमी कोई किताब उठा लें उसमें ये जुमला लिखा होता है। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं और उसके बाद आपको ट्रांसलेट करता हूं। आर रियल एक्सपीरियंसेस आर नॉट चैटरी एट ऑल, दे कुडंट कम्युनिकेट इफ दे वांटेड टू, दैट मीन्स दैट देयर आर नो वर्ड्स फॉर देम, व्हेन वी हैव वर्ड्स फॉर समथिंग वी हैव ऑलरेडी गॉन बियॉन्ड इट, इन ऑल स्पीकिंग देयर इज अ ग्रेन ऑफ कॉन्टेम्प्ट। कहता है जनाब हमारे जो असली एक्सपीरियंसेस होते हैं ना वो हम बयान नहीं कर सकते, हम वो बयानात खुद भी बात नहीं कर सकते, वो एक्सपीरियंसेस खुद भी बात नहीं कर सकते अगर वो चाहें तो। हमारे पास उन एक्सपीरियंसेस को बयान करने के लिए कोई लफ्ज नहीं है। अगर हम कुछ बयान कर रहे हैं ना तो इसका मतलब है कि वो चीज हमारे अंदर मर चुकी है, हम उस चीज से आगे निकल चुके हैं, इसलिए हम उसका जिक्र कर रहे हैं। जब भी हम किसी चीज की जिक्र कर रहे होते हैं ना, उसमें एक कॉन्टेम्प्ट होती है, उसमें एक नफरत होती है, उस चीज से हम आगे निकल चुके होते हैं, तभी हम उस चीज का जिक्र कर रहे होते हैं। पता नहीं मैंने इसको सही से डिफाइन किया कि नहीं, लेकिन ये बहुत मशहूर जुमला है नीचा का। उसके बाद
रूसो के बारे में इसने थोड़ी सी बुराइयां करी। कह रहा है कि रूसो बहुत ही लो लाइफ आदमी था, रूसो ब्लडी फार्स था, और कह रहा है पता नहीं क्या मोरालिटी का उसको उसके सर पे दिमाग पे खुमार चढ़ा हुआ था। कह रहा है मैंने पता है मुझे उसके असल में फ्रेंच रेवोल्यूशन के खिलाफ था ना नीचा। भाई नीचा तो चाहता था कि ऊपर वाले लोग ऊपर ही रहें, नीचे वाले नीचे ही रहें। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में तो नीचे वाले ऊपर आ गए थे ना, तो ये कह रहा है कि उसका रोल फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी खराब था। पता नहीं कौन सी सच्चाई ढूंढ रहा है वो, बहुत ही सुपरफिशियल और मीडियोकर आदमी था। कह रहा है ये जितने लोग इक्वालिटी का राग अलापते हैं ना, इक्वालिटी का, ये वो उसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा था ना, सारे लोग बराबर हैं और ये वो कह रहा है वो सारे पागल हैं, कोई इंसान बराबर नहीं होते। अच्छा, उसके बाद इसने आखिरी पैराग्राफ में इस चैप्टर की बहुत तारीफें लिखी है गोएटे की, और ये एक बुक है कॉन्वर्सेशंस विद गोएटे। इस बुक को इसने दुनिया की सबसे अच्छी बुक करार दिया नीचा ने। बड़ी रेयर बुक है, मुझे इंग्लैंड से मंगवानी पड़ी, अभी पढ़ी नहीं है मैंने। अच्छा जी, आखिरी चैप्टर उसमें बताता है कि मैंने एंशियंट से क्या सीखा। जो एंशियंट ग्रीस था, यूनान, और एंशियंट रोमन एम्पायर, मैंने इन लोगों से क्या सीखा। कह रहा है भैया मैंने तो ग्रीक से यानी यूनानियों से कुछ नहीं सीखा। यूनानियों को तो लिखना आता ही नहीं था। मैंने अगर लिखना सीखा तो रोमन से सीखा, और रोमन्स में भी वो जो होरेस था ना, होरेस जो बहुत बड़ा शायर था, होरेस, उससे सीखा। कह रहा है होरेस से अच्छा कोई नहीं लिख सकता। कह रहा है और कोई भी मुझे प्लेटो का मशवरा ना दे, ये ना बोले कि प्लेटो बड़ा अच्छा लिखता है। यानी यहां पर प्लेटो के फलसफे की बात नहीं हो रही, प्लेटो के आर्ट की बात हो रही है, जो उसका डायलॉग्स जो लिखता है ना वो। कह रहा है मुझे प्लेटो का मशवरा ना दो। मैं हैरान हूं कि हमारे सारे इंटेलेक्चुअल्स प्लेटो को इतना एडमायर करते हैं। प्लेटो को तो लिखना ही नहीं आता। कह रहा है प्लेटो इज बोरिंग। कह रहा है मैं तो हैरान हूं यार कि प्लेटो में तो कोई एक भी ग्रीक्स वाली खसलत नहीं थी। वो तो साला अफलातून की बात कर रहा है कि वो तो ईसाइयत से 500 साल पहले ईसाई था। क्रिश्चियनिटी से 500 साल पहले क्रिश्चियन था। उसके यहां गुड हाईएस्ट कॉन्सेप्ट था। देखें ग्रीक्स में ना स्ट्रेंथ हाईएस्ट कॉन्सेप्ट था, स्ट्रेंथ, ताकत। वो कह रहा है इसने आके उनको गुड सिखा दिया, गुड, और कह रहा है यही गुड फिर क्रिश्चियनिटी ने ले लिया। कह रहा है प्लेटो एक आइडियलिस्ट था। प्लेटो बहुत बड़ा डिजास्टर था, उसी की वजह से क्रिश्चियनिटी आई है। कह रहा है यार मैं हैरान हूं कि किस तरह से वो बेवकूफ बना गया ग्रीक्स को। उसी ने वो ब्रिज तैयार किया था जिसकी वजह से ग्रीक्स ने क्रॉस को अडॉप्ट कर लिया। यानी कह रहा है कि बेसिकली यूरोप में जो ईसाई मजहब आया वो प्लेटो की वजह से आया। कह रहा है प्लेटो से जान छुड़ाने के लिए मैं ये करता हूं कि मैं थुसिडिडीज को पढ़ता हूं। थुसिडिडीज ने ये जो बुक लिखी है ना पोलिपोनेशियन जंग पर, यानी जो स्पार्टा और एथेंस के दरमियान जो जंग हुई थी, उसमें ये जर्नैल था और उसमें इसने ये किताब लिखी है। थुसिडिडीज बहुत पसंद है लोगों को। लोग कहते हैं कि किसी भी जंग पर आज तक इससे अच्छी किताब नहीं लिखी गई। जो एथेंस और स्पार्टा के दरमियान जंग हुई थी उस पर जो ये किताब लिखी, ये जर्नैल था। इतना रियलिस्ट इसने नरेशन पेश किया है ना उस जंग का कि बयान से बाहर है। तो नीचा कह रहा है ये मुझे पसंद है थुसिडिडीज, मुझे प्लेटो नहीं पसंद। कह रहा है वो जो एक कल्चर हुआ करता था सोफिस्ट्स का, क्या जबरदस्त लोग थे वो, और पूरे उस निजाम को बर्बाद करके चला गया सुकरात और अफलातून। ग्रीक फलसफा शुरू हुआ है ग्रीक तहजीब के जवाल की वजह से। यार इस बात समझ रहे हैं? वो कह रहा है ग्रीक फलसफा उनका जवाल था। ग्रीक तहजीब अजीम तहजीब थी, उनका कचरा था उनका फलसफा। जब वो तबाह हो गए ना तो बैठ के उन्होंने फलसफा किया, ये सुकरात और अफलातून ने बैठ गए। यानी ये उस तहजीब का कचरा थे। प्लेटो बहुत कावड़ आदमी था, वो दुनिया की हकीकत को एक्सेप्ट नहीं करता था, उसका दिमाग किसी और ही जहान में घूमता रहता था। कह रहा है ये असल में जब यूनान तबाह हो गया ना तो निचली जात के लोग ऊपर आ गए। ये बेसिकली फलसफे ने उनके साथ किया। कह रहा है यूनानियों पर बड़ा कमजोर लम्हा आया हुआ था। वो जंगे हार के मतलब जंगे लड़ के थक गए थे।
बड़े फियरफुल हो गए थे और भी बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से वो कौम तकरीबन तबाह हो गई थी। और फिर ये प्लेटो साहब आ गए जो बड़े बड़े अल्फाज बोल के उनको बेवकूफ़ बना के चले गए। और फिर उसके बाद एक पैराग्राफ इसने गोएटे पे लिखा है। गोएटे की बहुत इज्जत करता था फ्रेडरिक नीचा, लेकिन वो कहता है कि गोएटे ने ग्रीक्स को नहीं समझा। गोएटे ये समझता था कि ग्रीक लोग जो ट्रेजिडी किया करते थे ना, 3 जो डायोनाइजियन फेस्टिवल हुआ करता था, उधर ये लोग ट्रेजिडीज किया करते थे, ट्रेजिडी ड्रामा प्ले किया करते थे। तो गोएटे ने कहीं शायद लिखा था कि ये उनके पेसिमिज्म को शो करता है। नीचा कहता है नहीं, ये उनके पेसिमिज्म को शो नहीं करता, ये उनकी जिंदगी को शो करता है, ये उनका कथारसिस था। उनकी जिंदगी में जो मुश्किलात थी उनसे निपटने के लिए वो लोग ये सब करते थे। जो डायनाइजियन सेरेमनी हुआ करती थी, 4 दिन तक से शराब पियो, सेक्स करो, ये करो, कह रहे ये उनका एक कथारसिस था, इस तरह से वो जिंदगी जीते थे। वो फिर यहाँ पे सेक्स की बहुत सारे फायदे लिखेगा कि सेक्स कोई बुरी चीज नहीं है भाई, वो इंटॉक्सिकेटेड रहना, नशे में रहना, कुछ अरसे के लिए अपने गम भूल जाना, थोड़े से आउट ऑफ कंट्रोल होकर 4-5 दिन गुजार लेना, फिर कुछ ट्रेजिक ड्रामे देख लेना और उसके बाद दोबारा से अपनी जिंदगी में आ जाना, ये कोई बुरी बात नहीं है, ये उनका कथारसिस था। ग्रीक लोग पेसिमिस्ट नहीं थे, ग्रीक लोग फुल ऑफ लाइफ थे, विल फॉर, जैसे कहते ना विल टू पावर, इसी तरह उनके अंदर विल टू लाइफ थी, उनके अंदर विल टू पावर थी। उनको बेवकूफ बना गया ये प्लेटो। तो यहां पर ये बुक खत्म हो जाती है। देखिए, हमने सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है आपको इस बुक का, और मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा कि ये बुक पढ़ें। ये बहुत मुश्किल बुक नहीं है, नीचा को समझने के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।